This is an ABP Life podcast. अच्छा, अगर आपको ब्लड डोनेट करना हो तो इसके रूल्स क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपका उम्र मिनिमम 18 साल का होना चाहिए, आपका वेट मिनिमम 50 किलो का होना चाहिए और आपका ओवरऑल हेल्थ कंडीशन अच्छा होना चाहिए। काफी सिंपल से रूल्स है, नहीं? लेकिन कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया इसके आगे भी कुछ और रूल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के थ्रू बताया है कि ट्रांसजेंडर्स, गे मेल्स और फीमेल सेक्स वर्कर्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स तब आता है जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक मेंबर थंगजाम सिंह सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि ट्रांसजेंडर, गेज और फीमेल सेक्स वर्कर्स के ऊपर से ब्लड डोनेशन का बैन हटाया जाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांसजेंडर्स, गे पीपल और फीमेल सेक्स वर्कर्स ब्लड क्यों नहीं डोनेट कर पाते? इसके लिए साइंस क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या है और इनको एट रिस्क कैटेगरी में क्यों डाला जाता है? ये सब कुछ समझाने आज हमारे साथ है फोर्टिस गुड़गांव हॉस्पिटल के इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा। तो नमस्कार, मैं रुद्रशीष और आप सुन रहे हैं FII। सो वेलकम टू FII डॉक्टर रस्तोगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर रस्तोगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर्स, गेज और फीमेल सेक्स वर्कर्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके पीछे साइंस क्या कहता है, साइंटिफिक रीजंस क्या है? तो जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि अभी एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी एक प्रिलिमिनरी एफिडेविट लॉन्च किया है ये बोलने से कि जो डोनेशन गाइडलाइंस हैं उनमें ब्लैंकेट बैन इन पॉपुलेशन पे, जिसके अंदर आपके ट्रांसजेंडर्स आते हैं, गेज आते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स आती हैं। द आइडिया ऑफ साइंटिफिक एविडेंस वाज दैट ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, दिस ग्रुप इज एट अ वेरी हाई रिस्क of having the blood-borne infections जो कि आपके हेपेटाइटिस B, C और HIV हैं, and also other sexually transmitted diseases जिनमें से कुछ जो हैं वो ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। So this has been backed up by the scientific evidence having stated कि there is still a good percentage of the numbers जिनके थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च ने अभी ये साबित किया है कि ऑलमोस्ट 35% ऑफ लोग जो कि मेल हैविंग सेक्स विद मेन है, 35% ऑफ दैट ग्रुप इज अ ट्रांसजेंडर ग्रुप जो कि इवन प्रोटेक्शन भी यूज नहीं करते हैं, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ मोर देन 10% ऑफ एक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन व्हिच आई हैव, मैंने जो अभी आपको मेंशन किया। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स दिस एफिडेविट हैज बीन गिवन। ओके, अच्छा, एक ब्लड डोनर अगर ब्लड डोनेट करने से पहले थॉरली चेकअप करवा ले तो क्या उसका ब्लड लिया जा सकता है, नो मैटर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी चाहे कुछ भी हो? तो द आइडिया वाज एक्चुअली ये एफिडेविट के आर्ग्यूज और काउंटर पॉइंट्स भी एक इंडिविजुअल राइट के ऊपर ही बेस्ड हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज नॉट फॉर बायसिंग और अ काइंड ऑफ अ बायस टू अ सर्टेन सोसाइटी। इट हैज बीन सीन मेजरली। प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द ब्लड डोनेशन के जो एरियाज हैं वो अभी भी प्रिलिमिनरी और बेसिक टेस्ट पे काम करते हैं। तो अगर कोई एडवांस टेस्टिंग करे, क्योंकि क्या है ना कि ये जो एक पॉपुलेशन ग्रुप है इनके अंदर ये वायरसेस कैरियर स्टेट में भी मौजूद रहते हैं और एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक सिस्टम काफी हद तक अभी कई जगहों पे, और जब मैं बात कर रही हूँ कई जगहों की तो मैं पेरिफेरीज, हर जगह, हर गली कूचे गांव में, हर जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि हर तरीके के प्रॉपर डायग्नोस्टिक मेथड्स अवेलेबल हों। अगर आपके पास आज की डेट में एडवांस, जहाँ पे हम DNA तक डिटेक्ट कर लेते हैं वायरसेस का, अगर उस तरीके के टेक्निक्स अवेलेबल हैं, देन वी कैन से कि यस वी कैन हैव स्टिल कि ये लोग आके डोनेट करें। उसमें भी एक कैच, आपका हर वायरस का एक विंडो पीरियड होता है। तो काफी बार ये भी होता है कि वो वायरस पिकअप उस टाइम नहीं होगा
बट एक्चुअली वो उस पर्सन की बॉडी में हो रहा होगा मल्टीप्लाई। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स एंड बेस्ड ऑन लैंसेट और काफी पब्लिक हेल्थ के आर्टिकल्स इस तरीके का ब्लैंकेट बैन दिया गया है। लेकिन इसके लिए और थरो स्टडीज, वो विंडो पीरियड को डिफाइन करना, कितने % चांसेस हैं कि हम नए टेक्निक्स और नए टेस्ट से इन सब की चीजों को कम से कम पिकअप ना कर पाए, वो सब देखना जरूरी है। जैसे आपने विंडो पीरियड मेंशन किया, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में गे मेल्स आर अलाउड टू डोनेट ब्लड ओनली इफ दे हैवंट हैड सेक्स इन द लास्ट 3 months। करेक्ट। तो क्या ये इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है ऐसा कोई रूल? क्योंकि हर गे इंडिविजुअल का बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होता, या हर ट्रांसजेंडर सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता जैसे हम सोचते हैं या जैसे लॉज डिफाइन करते हैं। तो क्या उसको, इस लॉ को इवॉल्व किया जा सकता है इन द कमिंग फ्यूचर? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यूके में जो LGBT कम्युनिटी है 2017 से ही उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में उनको इंक्लूड करके ये रूल बनाया था कि न केवल लास्ट 3 months बट ऑल्सो हैविंग अ पर्टिकुलरली सेक्स विद 1 person। So if you have a single partner relationship and that too कि last 3 months से में आपका कोई partner change नहीं हुआ है, and for the anal you have last 6 months में, so you can donate blood। हालांकि वहाँ पे क्योंकि डायग्नोस्टिक सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं और वहाँ पे हर जगह पे वो तरीके यूज होते हैं, प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिसिटी। तो हम आज की डेट में बैठ के उसको एक्स्ट्रापोलेट करें ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें अपना खुद का डेटा, इंडियन डेटा जनरेट करना बहुत जरूरी है, एंड देन अपने हिसाब से हमारे डायग्नोस्टिक मेथड्स को देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। ओके। गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल का क्लॉज 12 और 51 कहता है कि ट्रांसजेंडर्स, गेज और फीमेल सेक्स वर्कर्स एट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ये एट रिस्क कैटेगरी आखिर है क्या? तो जो हमारी एट रिस्क कैटेगरी है, बेसिकली हम इसे साइंटिफिकली अगर वर्ड बोले तो हाई रिस्क कैटेगरी है ये। हाई रिस्क किस चीज के? अक्वायरिंग ऑफ 2 types ऑफ इन्फेक्शन। वन इज हेपेटाइटिस B, C, HIV/AIDS, एंड द सेकेंड सेक्शन या सबसेट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के। तो जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक देखे गए हैं, आई एम नॉट बायस्ड अगेंस्ट दोज पॉपुलेशन, बट मेजरली ऐसा पाया गया है कि लैंसेट की एक बहुत अच्छी कोटेड स्टडी आई थी जिसमें 600 से भी प्लस हेपेटाइटिस B, C और HIV वर्कर्स का अगर देखा गया था, तो उसमें पाया गया था कि 50% अबव वो लोग हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं एंड कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी साइंटिफिक लिटरेचर में जब हमने देखा तो इन ग्रुप में उनका इंसिडेंस ज्यादा पाया गया एट डिफरेंट स्टेजेस में। सो इसीलिए एक जो मैं बार बार वो शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि ब्लैंकेट कवर जो लगाया गया है वो इस पॉपुलेशन या इस कम्युनिटी के लिए ज्यादा लगाया गया है, क्योंकि इसके कुछ एविडेंसेस साइंस में पाए गए हैं कि ये हाई रिस्क ज्यादा है एंड इनकी वल्नरेबिलिटी एंड पोटेंसी ज्यादा है इन्फेक्शन को घेरने की एज कम्पेयर टू दी अदर काउंटरपार्ट। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका फ्यूचर क्या है, एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू सी दैट इस पे कोई चेंजेस होगा इन द कमिंग फ्यूचर? इस पे कोई लॉज, नए लॉज आएंगे इस पे? कैन द ट्रांसजेंडर एंड द गेज एंड द फीमेल सेक्स वर्कर्स एक्सपेक्ट टू डोनेट ब्लड इन द कमिंग फ्यूचर? लाइक आई सेड कि हम अगर बात करें तो हम पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक इंडिविजुअल राइट्स को भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो आइडिया अगर आप दोनों तरफ का रखो और उस बीच में हम अगर अब साइंस को भी पिकअप करें, तो अगर हम साइंस को इतना एडवांस बना सके कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले 10 दिन के भीतर पहले जब हम HIV की बात करते थे आज से 20 साल पहले, तो वो टेस्ट में और आज के टेस्ट में बहुत फर्क है कि हम अब अपफ्रंट पिकअप कर सकते हैं HIV को। तो सेम अभी साइंस के पास बहुत स्कोप है और वो दिन प्रतिदिन तरक्की भी कर रहे हैं कि अगर हम ब्लड टेस्टिंग के मेथड्स को इतना एडवांस एंड अक्रॉस एवरी कॉर्नर पहुंचा पाए तो शायद हमें इस तरीके की चीजों की जरूरत ना पड़े। ओके। एंड डॉक्टर रस्तोगी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक इंसान के जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण एक पूरे कम्युनिटी को
ब्लड डोनेट करने से रोकना कितना लॉजिकल या कितना रैशनल लगता है आपको, या आपको ये लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ? तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार इस तरीके के जो लॉज होते हैं, इस तरीके के जो प्लीज होते हैं, वो पब्लिक या मासेस के लिए कई बार कोलैटरल डैमेज बहुत होता है. सो आई एम नॉट पिनपॉइंटिंग अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स एंड ओपिनियन या इंडिविजुअल किसी की फ्रीडम, बट अनलेस एंड अनटिल द प्रॉब्लम इज द डेटा. सो दैट इज व्हाई मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो जब तक हमारा अपना परसेंटेज डेटा नहीं है कि हमारे इतने परसेंट कम्युनिटी में इतना परसेंट रिस्क है, हमारे को उसका लार्ज नंबर पता चले, एंड तब तक हम लोग उस चीज को अपफ्रंट यूनिवर्सल ना लेके रिस्क फैक्टर बेस्ड कस्टमाइज तरीके से करें. Okay. So, in a nutshell, we can expect some changes in the coming future in regards to this. कि लॉज और साइंस इतना तरक्की करे कि दिस कम्युनिटी ऑफ पीपल कैन आल्सो डोनेट ब्लड इन द फ्यूचर. बिल्कुल, जब तक कि हमारे पास जब तक पूरी के पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस को रूल आउट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकअप साइंटिफिक एविडेंसेस की बहुत जरूरत है. एंड न केवल कि टेस्टिंग टेक्नोलॉजी को एडवांस होना पड़ेगा, बट ऑल्सो उसको यूनिवर्सली एक्सेस भी मिलनी बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. वेल डॉक्टर रस्तोगी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेंसिटिव इशू को इतनी इजीली एक्सप्लेन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ. सुनते रहिए FII ओनली ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट. This is an ABP Life podcast.